हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ चरक डिस्कशन में। और हमने पिछले लेक्चर में चरक शारीरिक स्थान के पहले 4 अध्याय देखे और अब आगे अगले 4 अध्याय देखने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं अपना अगला अध्याय। तो आज का पहला प्रश्न है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत यह चरक शारीरिक स्थान में किस अध्याय में वर्णन किया गया है? अगला प्रश्न, तम यह लोक भाव पुरुष के किस भाव से साम्य है? अगला प्रश्न, अंतरात्मा यह किस लोक भाव से साम्य है? अगला प्रश्न, कांति इसका साम्य किस लोक भाव से किया जा सकता है? अगला प्रश्न, अहंकार यह किस लोक भाव से साम्य खाता है? अगला प्रश्न, युवावस्था यह किस युग से साम्य खाता है? अगला प्रश्न, सुख यह पुरुष भाव किस लोक भाव से साम्य खाता है? अगला प्रश्न, ज्योति यह लोक भाव किस पुरुष भाव के साम्य है? अगला प्रश्न, प्रसाद यह पुरुष भाव किस लोक भाव से साम्य है? अब अगला प्रश्न, श्लोक पूरा कीजिए। डैश दुख आगम। अगला प्रश्न, श्लोक पूरा कीजिए। शुद्ध सत्वस्य या शुद्धा डैश प्रवर्तते। तो अब चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर, चरक शारीरिक 6वें अध्याय की ओर। अध्याय का पहला प्रश्न है, शरीर वृद्धिकर भाव कितने हैं? अगला प्रश्न, आहार परिणामकर भाव कितने हैं और आहार परिणामकर भाव का वर्णन किस अध्याय में आता है? श्लोक पूरा कीजिए। डैश मार्दवम जनयति। अगला प्रश्न, डैश शैथिल्यम आपादयति। अगला प्रश्न, उष्मा डैश क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न, बल वृद्धि कर भाव कितने होते हैं? अगला प्रश्न ध्यान से, गर्भ में गर्भ का आसन अर्थात उसकी पोजीशन कैसी है? ठीक उसी तरह प्रसव के दौरान गर्भ की पोजीशन क्या होती है? प्रश्न, चरक और सुश्रुत के अनुसार हृदय की सर्वप्रथम अंगोत्पत्ति किन किन आचार्यों ने बताई है? ठीक उसी प्रकार चरक और सुश्रुत के अनुसार नाभि की सर्वप्रथम उत्पत्ति किन किन आचार्यों ने मानी है? किस आचार्य ने गुद पक्वाशय की उत्पत्ति सर्वप्रथम बताई है गर्भ में? अगला प्रश्न, अविचार्य अथवा अचिंत्य गर्भ में सर्वप्रथम अंगोत्पत्ति किसने बताई है? तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले अध्याय की ओर, चरक शारीर 7।
त्वचा की संख्या किन किन आचार्यों ने 6 मानी है? किन किन आचार्यों ने त्वचा की संख्या 7 बताई है? चरक के अनुसार अलजी व विद्युति का स्थान कौन सी त्वचा है? अगला प्रश्न, षडंग शारीर का वर्णन किस अध्याय में आया है? अगला प्रश्न, अलग अलग आचार्यों के अनुसार कोष्ठांग की संख्या बताइए। क्लोम का वर्णन कोष्ठांग में किस आचार्य ने किया है? अगला प्रश्न, फुफ्फुस शब्द किस आचार्य ने दिया है? अगला प्रश्न, चरक और सुश्रुत के अनुसार अस्थि की संख्या बताइए। अगला प्रश्न, कोष्ठांग में डिंब का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? चरक, सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार श्रोणी गुहा के निर्माण में कितनी अस्थियां लगती है? अगला प्रश्न, उरो अस्थि में अस्थियों की संख्या कितनी है? अगला प्रश्न, श्लोक पूरा कीजिए। डैश चेतना अधिष्ठानम एकम। अगला प्रश्न, दशविध प्राणायतन का वर्णन किस अध्याय में आया है? अगला प्रश्न, ब्रह्मरंध्र स्त्रोतोस का वर्णन किन आचार्यों ने किया है? अलग अलग आचार्यों के अनुसार प्रत्यंग की संख्या बताइए। अगला प्रश्न, पुरुष शरीर में पंच महाभूतात्मक अंश के कितने भाव हैं? अगला प्रश्न, पार्थिव भाव की संख्या बताइए। अगला प्रश्न, आग्नेय भाव की संख्या बताइए। चरक के अनुसार शरीर में स्वेद का अंजलि प्रमाण बताइए। अगला प्रश्न, चरक के अनुसार शरीर में स्तन्य का अंजलि प्रमाण बताइए। चरक ने आधा अंजलि प्रमाण किनका किनका बताया है? अगला प्रश्न, धमनी की संख्या बताइए। अगला प्रश्न, सुश्रुत के अनुसार रक्त का अंजलि प्रमाण बताइए। चरक के अनुसार संधि की संख्या बताइए। अगला और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, चरक ने परमाणु भेद से शरीर अवयवों की संख्या कितनी बताई है? और अब बढ़ते हैं आज के अंतिम अध्याय की ओर, चरक शारीर 8। अंतिम अध्याय का पहला प्रश्न है, गर्भाधान के पूर्व तेल व उड़द चूर्ण से बने पदार्थ का सेवन किसे कराना चाहिए? अगला प्रश्न, अयुग्म रात्रियों में मैथुन करने से कैसी संतान प्राप्ति होती है? अगला प्रश्न, स्त्री यदि उत्तान अवस्था में मैथुन करे तो कैसी संतान होती है?
किस अवस्था में मैथुन करने से कफ प्रकोपित होता है? अगला प्रश्न, अवदात अर्थात गौर वर्णोत्पत्ति में सहायक महाभूत कौन कौन से हैं? अगला प्रश्न, सर्व महाभूत समान होने पर किस वर्णोत्पत्ति होती है? अगला प्रश्न, अलग अलग आचार्यों के अनुसार पुंसवन संस्कार काल बताइए। चरक के अनुसार सभी पुंसवन कर्म किस नक्षत्र में करने का निर्देश है? अगला प्रश्न, ऋतु काल में विवृत शायनी नक्तचारिणी से कैसी संतान प्राप्त होती है? अगला प्रश्न, ऋतुकाल में शोक नित्या होने से किस तरह की संतान प्राप्ति होती है? अगला प्रश्न, ऋतुकाल में गोधा मास प्रिया, इससे कैसी संतान प्राप्ति होती है? अगला प्रश्न, गर्भो वृद्धिम न प्राप्नोति न्यसृतत्वात्, यह किस गर्भ विकार के बारे में कहा गया है? अगला प्रश्न, गर्भो वृद्धिम न प्राप्नोति परिशुष्कत्वात्, यह किस गर्भ के बारे में कहा गया है? अगला श्लोक, गर्भः प्रसुप्तो न स्पंदते, यह किस गर्भ के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, वाग्भट के अनुसार वृद्धिम प्राप्नुवत् गर्भकोष्ठे तिष्ठति स स्फुरः, यह वर्णन किस गर्भ विकार में कहा गया है? अगला प्रश्न, उदरम वृद्धम अपि अत्र हीयते स्फुरं चिरात्, यह वाग्भट के अनुसार किस गर्भ विकार के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, डैश निस्फुरे, यह किस गर्भ विकार के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, किस मास में गर्भिणी को क्षीर और नवनीत देना चाहिए? अगला प्रश्न, सुश्रुत के अनुसार गोक्षुर साधित घृत या यवागु गर्भिणी को किस मास में देना चाहिए? सुश्रुत के अनुसार प्रश्निपर्णी साधित घृत गर्भिणी को किस मास में देना चाहिए? अगला प्रश्न, कि किस रोग की उत्पत्ति गर्भिणी में किस माह में होती है? अगला प्रश्न, जाते ही शिथिले कुक्षौ मुक्ते हृदय बंधने, सुश्रुत के अनुसार यह प्रसव की किस अवस्था के लक्षण हैं? अगला प्रश्न, आवी प्रादुर्भाव, यह प्रसव की किस अवस्था के लक्षण हैं? अगला प्रश्न है, नाल छेदन अलग अलग आचार्यों के अनुसार कितने अंगुल पर करना चाहिए? अगला प्रश्न, लोध्र मधुक प्रियंगु सुरदारु हरिद्राकल्क सिद्ध तैल का अभ्यंग किस अवस्था में करना चाहिए? अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने प्रथम दिन ही स्तनपान करने को कहा है? अगला प्रश्न, प्रथम स्तन्य को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न, शिशु का नामकरण अलग अलग आचार्यों ने किस दिन करने के लिए कहा है? अब अगला प्रश्न, विकृत वातज दुग्ध के अनुरस के लक्षण बताइए। लवण अनुरस किस दोष से विकृत
दूध के लक्षण हैं। अगला प्रश्न, कुमाराधार का वर्णन किस आचार्य ने किया है? अगला प्रश्न, गर्भाशय को कूटागार किस आचार्य ने कहा है? और अब अंतिम प्रश्न की बारी, बालक को मणियों का धारण किस स्थान पर करना चाहिए? तो दोस्तों, हमारा चरक शारीर स्थान भी आज कंप्लीट हुआ। हमारे चरक के सूत्र स्थान, विमान स्थान और शारीर स्थान के डिस्कशन कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उसके वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। बाय बाय।